हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास की महामैराथन क्लास। ये क्लास आपके लिए 100% फायदेमंद और उपयोगी होगी, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हर प्रश्न आपके इसी वीडियो या इसकी पीडीएफ के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू हो जाइए, क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली हर क्लास आप तक पहुंच सके, चाहे गेस्ट पेपर पीडीएफ हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास की रहने वाली है। इतिहास के अंदर आपके जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, यानी जो शुरुआत से लेकर 1206 तक का जो इतिहास है वो आपके रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न की। पहला प्रश्न आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए और उसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो अच्छे से देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक विशाल, बहुमुखी और समृद्ध इतिहास है। भारत का अतीत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत विकसित रहा है। इस इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से इतिहासकार अतीत के जीवन, समृद्धि, संघर्ष, राजनीतिक परिवर्तनों और सांस्कृतिक विकास का सही जानकारी प्रयुक्त करते हैं। इतिहास के ये स्रोत मुख्यतः दो वर्गों में बांटे जाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य जो इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं। पहला होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, या जिसको हम भौतिक स्रोत भी कह सकते हैं। ठीक है, इतिहास क्या हो सकता है? तो इतिहास एक विशाल होता है, बहुमुखी होता है और समृद्ध इतिहास होता है, जो हमारे अतीत के बारे में, चाहे धार्मिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे राजनीतिक, चाहे कोई भी प्रकार का सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित कैसे हुआ, उसका क्या प्रोग्रेसिव रहा, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, उसके बारे में बताता है। फिर नीचे जो दोनों का वर्गीकरण और महत्व है विस्तार से बताया गया है, आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। क्या होता है साहित्यिक स्रोत? तो साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जिनमें अतीत की घटनाओं को शब्दों में अभिलेखित किया जाता है। किसके रूप में? घटनाओं को शब्दों में अभिलेखित किया जाता है। साहित्यिक स्रोत आगे कई भागों में बांटे गए, जिसके अंदर सबसे पहले आता है वैदिक और धार्मिक साहित्य। वैदिक और धार्मिक साहित्य जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार वेद होते हैं। उसके अलावा उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, रामायण, महाभारत जैसे बड़े बड़े महाकाव्य और इन श्रेणी के अंदर आते हैं। तो वैदिक साहित्य के अंदर आपको पता होना चाहिए, छोटे वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि वैदिक साहित्य के अंदर क्या आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद हो गया, या रामायण ग्रंथ है, महाभारत है, ये सब जो ग्रंथ आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वैदिक और धार्मिक साहित्य में आते हैं। इनसे हमें समाज की संरचना, धर्म, यज्ञ प्रथा, राजनीतिक संगठन, स्त्री पुरुष स्थिति, जाति व्यवस्था, परिवार एवं युद्धों की जानकारी मिलती है। अब इनका महत्व क्या है? तो इनके महत्व की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथ भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा के प्रमाणिक दस्तावेज है। क्या है ये? प्रमाणिक दस्तावेज है। इनसे प्राचीन आर्यों की जीवन पद्धति और मान्यताओं का वास्तविक स्वरूप मिलता है। फिर दूसरा जो आता है बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध व जैन साहित्य विद्यार्थियों, त्रिपिटक, जातक कथाएं, अंग व उपांग आगम ग्रंथ के माध्यम से गौतम बुद्ध और महावीर के समय के समाज, कृषि, व्यापार, नगर व्यवस्था, धर्म, अहिंसा, संघ व्यवस्था तथा सम्राटों की नीति के प्रमाण मिलते हैं। तो बौद्ध और जैन साहित्य में हमें क्या मिलते हैं? एक तो त्रिपिटक हो गया, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो तीन प्रकार के पिटक होते हैं। जातक कथाएं जैसे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर आते हैं। उपांग, आगम साहित्य, ये सब जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। इसका महत्व क्या है? तो महत्व की बात करें तो ये ग्रंथ सामाजिक बदलाव, नैतिक मूल्य, शासकों तथा जनजीवन के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है ऐतिहासिक ग्रंथ व राजकीय विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथ और राजकीय विवरण, कालिदास, बाण भट्ट, विष्णु पुराण, राज तरंगिणी, जिसके अंदर हमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। राज तरंगिणी किसकी लिखी गई है? कलहण की है। हरिवंश पुराण, खाते, विदेशी यात्रियों के वृतांत, फाहियान, वेम सांग, मेगस्तनी, जिसके अंदर शामिलित होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर अपने जो कालिदास की जो रचना है, विशाखदत्त है या कुछ भी हो जाए, मृग, ये जो होती है, बाण भट्ट है, विष्णु पुराण, ये सब इसके अंदर मिलते हैं। फिर इसका महत्व क्या है ऐतिहासिक ग्रंथों का? तो ये उस समय की राजनीतिक स्थिति, प्रशासन, युद्ध, वाणिज्य एवं शिक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करते हैं। फिर आता है चौथा लोक साहित्य।
लोक साहित्य के अंदर अपने जो लोकगीत है, जैसे राजस्थान का केसरिया बालम है, घूमर, संगीत, नृत्य, ये सब हमें इसके अंदर लोक साहित्य के अंदर मिलते हैं। चाहे कथाएं हो गई, दंत कथाएं जैसे कोई मिलती है कि उस समय ये इस झील का निर्माण नाखूनों से किया था, या और भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो लोक कथाएं, दंत कथाएं या प्रचलित जो कहावतें होती हैं या लोक नाट्य होते हैं, इसके इतिहास के अप्रत्यक्ष स्रोत माने जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इसका महत्व। तो इसका महत्व की बात करें तो ये जनजीवन की वास्तविक छवि प्रस्तुत करते हैं। किसकी करते हैं? जनजीवन की, यानी आम जीवन कैसा था और उनके आधार पर लोगों की क्या प्रकार की कल्चर था, उनके कैसा जीवन व्यतीत करते थे, ये सब जो होता है वो सब इसके अंदर आता है। विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं। फिर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुरातात्विक या भौतिक स्रोत। कौन सा है? पुरातात्विक या भौतिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत इतिहास के सबसे स्पष्ट, ठोस और प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इतिहास के सबसे स्पष्ट, ठोस और प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। और ये समय के साथ खराब नहीं होते और लिपिबद्ध जानकारी देते हैं। हमें किसके जानकारी देते हैं? लिपिबद्ध। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन है, तो ये जो लिपिबद्ध होकर जानकारी जो प्रस्तुत करते हैं वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत। फिर बात करते हैं अभिलेख के अंदर। पुरातात्विक के अंदर सबसे पहले क्या आते हैं? अभिलेख आता है। तो राजाओं द्वारा पत्थरों, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर खुदवाए गए आदेश क्या होते हैं? लिपि। अभिलेख, दोबारा देखिए, छोटा प्रश्न आ सकता है, अभिलेख से आपका क्या तात्पर्य है? तो राजाओं द्वारा पत्थरों, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर जो खुदवाए गए आदेश होते हैं, या जैसे अशोक के शिलालेख और उत्तर भारत के ताम्रपट अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके जाना ये। इसका महत्व क्या अभिलेख का? तो प्रशासन, कर व्यवस्था, धर्म नीति, युद्ध और प्रदेश विस्तार की पुष्टि करते हैं। ये जानकारी बिल्कुल प्रमाणिक होती है। क्या होती है? प्रमाणिक होती है, क्योंकि प्राचीन काल में अभिलेख लिखे गए थे और राजाओं के द्वारा लिखे गए थे, इसलिए ये क्या होते हैं? एक बार प्रमाणिक होते हैं ये। फिर दूसरा जो आता है सिक्के, कॉइन्स, जिसको क्या बोलते हैं? सिक्के को कॉइन्स भी बोलते हैं। जैसे सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी और शीशे के सिक्के राजाओं, वंशों, व्यापारिक संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका महत्व, तो शासकों के नाम, इसके अंदर उपाधियां, जैसे बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनके क्या करते हैं? अपने शासकों के नाम के सिक्के चलते, किसी की रानियों के सिक्के चलते, किसी सिक्कों के मध्य जैसे उपाधियां लिखी, जैसे राणा कुंभा के सिक्के होते हैं या गंगा सिंह के सिक्के होते हैं। सभी प्रकार के राजा भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर कोई भी होते हैं, जिसके धार्मिक प्रतीक है किसी का, किसी की आर्थिक स्थिति, किसी का व्यापार मार्ग, विदेश मार्ग, उसका हमें पता सिक्कों से मिल सकता था। क्योंकि किसी के अंदर अलग अलग प्रकार के जो लोग होते वो अपने आधार पर रखते थे। फिर तीसरा आता है मूर्तियां, प्रतिमाएं और स्थापत्य कला। मूर्तियां, प्रतिमाएं और स्थापत्य कला। तो मंदिर, स्तूप, विहार, किले, गुफाएं, नगर योजनाएं और मूर्तियां सभ्यता के विकास के प्रतीक। किसके प्रतीक है? सभ्यता के विकास के प्रतीक है। जैसे सांची का स्तूप, अजंता, एलोरा, काशी, कोरना, खजुराहो, महाबलीपुरम आदि क्या होती है? हमें स्थापत्य कला के अंदर मिलते हैं। जैसे कोई भी प्रकार का मंदिर है, चाहे आप सूर्य का मंदिर देख लो, चाहे अंगकोर वाट का मंदिर देख लो, या जैसे और भी जैसे सूर्य के मंदिर है राजस्थान के अंदर, ये द्रविड़ शैली के या गुर्जर सरप्रत्यार शैली, सब प्रकार के जो मंदिर होते हैं, या विहार, किले, विहार जैसे बौद्ध धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर आते हैं, स्तूप है, और चाहे आप सांची के स्तूप, एलोरा गुफाएं, ये सब हमें किसके अंदर मिलते हैं? स्थापत्य कला, प्रतिमा के अंदर आते हैं। इसका महत्व है, तो इसके महत्व की अगर बात करें तो कला, धर्म, शिल्प कला, सामाजिक जीवन या राजकीय संरक्षण की जानकारी स्थिति हमें स्पष्ट करती है। फिर जो चौथा पॉइंट आता है उत्खनन से प्राप्त सामग्री। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, तक्षशिला आदि के उत्खनन से मिट्टी के बर्तन, घर, मोहरे, अनाज, खिलौने, हथियार और कंकाल जैसे हमें दिखाई देते हैं। महत्व की बात करें तो इससे शहरी जीवन के बारे में, कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में और सिंचाई और विज्ञान का वास्तविक स्वरूप हमें सामने किसके आधार पर मिलता है? उत्खनन से प्राप्त हमें जानकारी के आधार पर मिलता है। तो विद्यार्थियों, ये पहला प्रश्न चल रहा है अभी, और आप सभी क्या कर सकते हैं? इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, या ये जो नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, आप इस पर अगर मैसेज करते हो तो आपको यहाँ पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। फिर बात करते हैं स्रोतों के महत्व का निष्पक्ष मूल्यांकन। तो स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मुख्य लाभ क्या है और सीमाएं क्या है? तो साहित्यिक स्रोत की बात करें, संस्कृति, धर्म, सामाजिक संरचना की गहन जानकारी। सीमाएं कहीं जगह अतिशयोक्ति और कल्पना होती है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, प्रशासन व समाज के अलग दृष्टिकोण, उनकी समझ सीमित व पक्षपात हो सकती है। और अभिलेख की बात करें तो अभिलेख पूर्णतः क्या होता है? प्रमाणिक और तिथि आधारित होते हैं।
जबकि संख्या सीमित होती है। सिक्कों की बात करें तो सिक्के अर्थव्यवस्था और व्यापार पर अत्यंत सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि सीमाएं राजनीतिक घटनाओं की सीमित सूचना प्रदान करते हैं। जबकि बात करें स्थापत्य और मूर्तियां, तो कला और धर्म का व्यापारिक प्रमाण, ऐतिहासिक विवरण कम, उत्खनन सामग्री सभ्यता की जीवन शैली का प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थ निकालने में विशेषज्ञों पर निर्भरता प्रदान करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लिंक के अंदर दे रखी है, कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, समाज, अर्थव्यवस्था, नगर योजना व धर्म का सम्यक विवेचन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंधु सभ्यता यानी एक प्रश्न के अंदर आपका सारा कुछ जो भी इनसे बनने वाले क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कर रहा हूं, ताकि कम प्रश्न के अंदर कम समय के अंदर आपका पूरा कवर हो जाए और आपको इसके अलावा कुछ अन्य पढ़ने में न पड़े। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता 2600 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीनतम एवं विकसित शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यानी जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम और विकसित शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसके प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा और लोथल राखी गढ़ी आदि थे। उत्खनन से प्राप्त प्रमाण इस सभ्यता के उन्नत सामाजिक जीवन, योजनाबद्ध नगर, सशक्त अर्थव्यवस्था तथा धार्मिक विश्वासों का परिचय में प्रदान करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है समाज। तो समाज कैसा? सिंधु सरस्वती समाज उन्नत, संगठित तथा वर्गहीन प्रतीत होता है। कैसा होता है? वर्गहीन प्रतीत होता है। इसके अंदर आप क्या था समाज के अंदर? तो परिवार प्रधान इकाई था। परिवार क्या था? प्रधान इकाई था तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान रहा होगा। मातृ देवी की मूर्तियां स्त्री की उच्च स्थिति को दर्शाती है। कपड़ा पहनने व आभूषणों की आदत आम थी। मन के स्वर्ण, चांदी, तांबे, सीपी के आभूषण लोकप्रिय माने जाते हैं। मनोरंजन के साधन की बात करें तो नृत्य की प्रतिमा, खिलौने, खेल की गोटियां, पासे आदि सामाजिक जीवन के मनोरंजन की भूमिका निभाते हैं। अगला जो पॉइंट है सामाजिक असमानता के कम प्रमाण मिलते हैं। कैसे? तो संभवतः समाज सामूहिक और समानतापूर्ण था। दूसरा पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट क्या है? अर्थव्यवस्था। तो विद्यार्थियों अर्थव्यवस्था के अंदर बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और उद्योग पर आधारित थी। किस पर थी? कृषि, व्यापार और उद्योग पर आधारित थी। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, तिल, कपास। इस सभ्यता को विश्व में कपास की प्रारंभिक उत्पादक माना जाता है। ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो क्या है? कपास की सबसे पहले उत्पादन कहां पर हुआ था? इसी सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। पशुपालन तो बैल, भैंस, भेड़, बकरी और हाथी पालने के प्रमाण मिलते हैं। व्यापार और समुद्री वाणिज्य अत्यंत उन्नत था। लोथल का गोदाम व डॉक यार्ड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण माने जाते हैं। मुद्रा के स्थान पर मुद्राएं जैसे सिले का प्रयोग किया जाता है, जो व्यापारिक लेन देन व नियंत्रण को दर्शाती है। हस्तशिल्प उद्योग, मन का निर्माण, धातु उद्योग, मर्दबाण निर्माण, शंख एवं पत्थरकारी कला अत्यंत लोकप्रिय थी। इसके अंदर पर आपको हस्तशिल्प के अंदर ये भी ध्यान रखना जैसे कि हाथी कला में वो लोग निपुण थे, चाहे वो मर्द बांड हो जाए, चाहे काले रंग के, गेरुए रंग के, लाल रंग के हो जाए, चाहे धातु का उद्योग करने के अंदर मणके बनाते थे, और विशेष रूप से पत्थर के जो लोकप्रिय शंख हो जाए या और भी कला के अंदर जो पत्थर है या हथियार है बनाने के अंदर ये निपुण थे। अर्थव्यवस्था चलती थी उनकी। गोदाम होता, डॉकयार्ड होता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। और चाहे और पालने के आधार पर भैंस है, भेड़ है, बकरी पाली, हाथी पालने के भी प्रमाण में यहाँ से मिलते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट था नगर योजना। तो नगर योजना इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट उपलब्धि थी। कैसे? तो उन्नति शहर संरचना, सड़कें सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती। सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कि सड़कें सीधी होती और वो भी क्या करती? एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते थे। योजनाबद्ध घर होते। योजनाबद्ध घर कैसे? पक्की हुई ईंटों से बने मकान, अनेक कमरों वाले आंगन सहित नाली एवं जल विकास व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती। प्रत्येक घर नाली से जुड़ा था। किला और निचला दो भागों में विभाजन सामाजिक प्रशासन को दर्शाता है। सार्वजनिक भवन, अनाजघर, स्नानागार, कार्यशालाएं व मंडप सामाजिक संगठन का संकेत देते हैं। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार नगर निर्माण कौशल और धार्मिक आस्था दोनों का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। फिर जो नेक्स्ट आता है धर्म। चौथा पॉइंट क्या है? धर्म। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का धर्म प्रकृति व शक्ति पूजा पर आधारित था। मातृ देवी शक्ति पूजा अत्यंत या अत्यधिक लोकप्रिय थी। पशुपति महादेव जैसी आकृति वाले मोहरे शिव की प्राचीनतम रूप में पूजा का संकेत देती है। लिंग योनि पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं। और वृक्ष पूजा
पवित्र वो मानते। पशु प्रतीक बेल, यूनिकॉर्न आदि प्रतीकात्मक धार्मिक महत्व रखते। यज्ञ या अग्नि पूजा के चिन्ह कालीबंगा से मिले। पुनर्जन्म और आत्मा की अवधारणा के संकेत भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष यही है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक उच्च विकसित शहरी और संगठित सभ्यता थी। योजनाबद्ध नगर, श्रेष्ठ जल निकास व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैज्ञानिक मापन, धातु कला, प्रतीक आधारित धर्म इसकी उन्नति को दर्शाते हैं। इस सभ्यता में भारतीय संस्कृति की अनेक प्रारंभिक जड़ें दिखाई देती है, जैसे शिव पूजा, मातृ देवी पूजा, पवित्र वृक्ष, यज्ञ तथा सामुदायिक जीवन की परंपरा। इसलिए इसे प्राचीन भारत की सांस्कृतिक धुरी भी कहा जाता है। ये था दूसरा क्वेश्चन। विद्यार्थियों, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय के कारणों, उनकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय हुआ। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है ब्राह्मणवाद की जटिलता एवं कर्म कांडों की अधिकता। तो वेद पुराण आधारित ब्राह्मण धर्म में यज्ञ, बलि, मंत्र, अनेक देवताओं की पूजा तथा दान दक्षिणा की अनिवार्यता बढ़ गई थी। सामान्य व्यक्ति ने वहन नहीं कर सकता था, इसलिए जनता वैकल्पिक सरल धर्म चाहती थी। दूसरा आता है वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक असमानता। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कठोर व्यवस्था के कारण निम्न वर्गों में असंतोष बढ़ गया। नई विचारधाराएं समानता एवं अहिंसा का संदेश लेकर आई थी। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है नई आर्थिक परिस्थितियां। तो कृषि अर्थव्यवस्था के स्थान पर व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ। नए वैश्य वर्ग का उदय हुआ जो ऐसे धर्मों को अपनाता चाहता था जो कर्म कांडों से मुक्त, व्यवहारिक जीवन से जुड़े हों। चौथा पॉइंट है नगरीकरण एवं वैचारिक स्वतंत्रता। तो नगरों के विकास से बौद्धिक मंथन बढ़ा। अनेक दार्शनिक संप्रदाय जैसे लोकायत, आजीविकी, सांख्य आदि सक्रिय हुए। सबसे पुराने धार्मिक ढांचे को चुनौती मिली। पांचवा पॉइंट है राजाओं का संरक्षण। उस समय के कई क्षत्रिय शासक ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध व जैन धर्मों का संरक्षण दिया, जिससे इनका तेज प्रसार माना जाता है। फिर जो दूसरा आता है बौद्ध एवं जैन धर्म की विशेषताएं तुलनात्मक रूप से। सबसे पहला है संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, जबकि जैन धर्म के महावीर स्वामी। दूसरा है मुख्य सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म का हो जाएगा 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। जैन धर्म का हो जाएगा अनेकांतवाद, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और तीसरा पॉइंट है ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण। तो गौतम बुद्ध मौन रहे, ईश्वर की आवश्यकता न बताई, जबकि जो जैन धर्म के ईश्वर को न मानना, जीव और अजीव का सिद्धांत दिया। इसके अंदर आत्मा, तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं मिला, जबकि जैन के अंदर आत्मा के अस्तित्व का दृढ़ समर्थन हुआ था। मोक्ष का मार्ग, तो मध्यम मार्ग अत्यधिक तप व भोग दोनों से दूरी और कठोर तपस्या व अहिंसा, ये आपको देखने को मिलता है। कर्मवाद की बात करें तो एक तो मानसिक व नैतिक कर्म मानते हैं, जबकि हर कर्म आत्मा पर कर्म करणों के रूप में चिपकता है। अहिंसा नैतिक व व्यवहारिक अहिंसा है, और यहाँ पर अत्यंत कठोर सूक्ष्म जीवों तक है। संघ, तो संघ की स्थापना भिक्षुओं के लिए बौद्ध के अंदर और जैन के अंदर संघ व्यवस्था पर कठोर अनुशासन था, जबकि प्रसार की गति तेजी से पूरे भारत में प्रसार हुआ बौद्ध का, जबकि कठोर अनुशासन के कारण सीमित प्रसार हुआ जैन का। भाषा पाली थी, जबकि उनकी प्राकृत अर्ध मागधी थी। और पूजा विधि बाद में आरंभ से मूर्ति पूजा प्रचलित था। फिर आता है सार इनका। तो सार यही था विद्यार्थियों कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सामाजिक असमानता, ब्राह्मणवाद के कर्म कांड तथा आर्थिक परिवर्तन के कारण बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। दोनों धर्मों ने अहिंसा, नैतिक जीवन, सत्य, संयम, करुणा व समानता का संदेश दिया। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को, सरल जीवन को अपनाया, जबकि जैन धर्म कठोर तप व अहिंसा पर आधारित था। इन दोनों धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय समाज में मानवतावाद, नैतिकता तथा सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया था। फिर जो चौथा क्वेश्चन आता है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों का वर्णन कीजिए तथा चंद्रगुप्त मौर्य के योगदान का विश्लेषण कीजिए। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण, तो मगध उत्तर भारत का प्रथम साम्राज्य था जिसने पूरे आर्यावर्त पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके उत्कर्ष के मुख्य कारण है, पहला आता है उर्वर भूमि एवं विकास, समृद्ध कृषि समृद्धि। गंगा, सोन तथा पंचाने नदियों के तट पर बसे होने के कारण यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। कृषि उत्पादन अत्यधिक होने से राज्य को पर्याप्त धन व खाद्यान्न प्राप्त होता था। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। मगध के राजमहल क्षेत्र में वन एवं लोहे की खानें अधिक थी, जिससे हथियार व युद्ध सामग्री की आपूर्ति सरल हो गई, जिससे सैन्य शक्ति मजबूत हो गई थी।
तीसरा है रणनीतिक भौगोलिक स्थिति। तो रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, मगध के चारों ओर पहाड़, वनों और नदियों का प्राकृतिक संरक्षण था, जिससे राज्य बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहता। साथ ही व्यवहारिक मार्गों पर नियंत्रण होता। चौथा पॉइंट है सक्षम एवं महत्वाकांक्षी शासक। तो इसके अंदर बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, नंद, मौर्य शासकों ने साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सैन्य शक्ति, कूटनीति एवं नेतृत्व क्षमता ने मगध को महान साम्राज्य बनाया था। चौथा, पांचवा पॉइंट है शक्तिशाली तथा संगठित सेना। तो मगध के पास विशाल पैदल सेना, घुड़सवार रथों तथा नवगठित हाथी दल की सेना थी। युद्ध में यह सेना प्रमुख सिद्ध साबित हुई थी। फिर छठा पॉइंट है व्यापार, कर व्यवस्था एवं समृद्ध व्यवस्था। तो राज व्यापार मार्गों में बंदरगाहों पर नियंत्रण होने से करों यानी टैक्स और व्यापार शुल्क से भारी आय प्राप्त होती, जिससे राज्य की आर्थिक नींव सुदृढ़ रही। सातवां पॉइंट क्या है? सातवां पॉइंट ये कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। तो मगध के शासकों ने न्याय, कर, सैन्य व प्रशासनिक तंत्र को व्यवस्थित करके केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित की, जिससे राज्य अधिक सुदृढ़ हुआ था। जिसको भी इसकी पीडीएफ लेनी है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और यह जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहां से आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ के लिए मिल जाएगा यहाँ से। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान विश्लेषणात्मक। तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास के प्रथम सम्राट थे, जिन्होंने मगध को विश्वविख्यात साम्राज्य की ऊंचाइयां प्रदान की। इसके प्रमुख सिद्धांत योगदान निम्नलिखित है। पहला आता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो नंद साम्राज्य को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की तथा पहली बार संपूर्ण भारत को एकीकृत यानी इकट्ठा करके राजनीतिक ढांचे में संगठित किया था। दूसरा है कौटिल्य चाणक्य के साथ गठबंधन। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य के राजनीतिक मार्गदर्शन, नीति, चतुराई एवं कूटनीति के सहयोग से साम्राज्य का विस्तार किया। अर्थशास्त्र ग्रंथ में इसी शासन प्रणाली का विवरण हमें मिलता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसका है? कौटिल्य का। किसका है? कौटिल्य का है। फिर तीसरा आता है सशक्त एवं केंद्रीकृत शासन तंत्र। तो उन्होंने प्रांत, जिले, ग्राम तथा नगर स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की, गुप्तचर व्यवस्था मजबूत की तथा कर व कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखा था। चौथा पॉइंट है सेना का आधुनिकीकरण और विस्तार। उन्होंने विशाल संगठित सेना तैयार की, जिससे पैदल, घुड़सवार, रथ एवं हाथी दल शामिल थे। इससे साम्राज्य के विस्तार व सुरक्षा में सफलता मिली थी। पांचवा पॉइंट क्या है? विदेश नीति एवं विजय अभियान। तो विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त ने सिकंदर के गवर्नर से युद्ध कर उत्तम पश्चिम भारत को मुक्त कराया। बाद में सेल्यूकस निकेटर से संधि कर भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया तथा 500 हाथी देकर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। कितने किए थे? 500 हाथी देकर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। छठा पॉइंट आता है धर्म एवं समाज की सुरक्षा। उन्होंने प्रजा की सुरक्षा, कल्याणकारी कार्यों तथा न्याय व्यवस्था को प्राथमिकता दी। धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाया। सातवां पॉइंट है आंतरिक शांति एवं आर्थिक उन्नति। तो व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सिंचाई, कृषि उत्पादन आदि के विकास से आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुई। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। फिर इसके निष्कर्ष को आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पांचवा, अशोक की धार्मिक एवं नैतिक नीतियों का मूल्यांकन कीजिए और उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। अशोक की धार्मिक और नैतिक नीति क्या क्या थी? तो विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर क्लास मिल सके और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे अपने विद्यार्थियों को, एक दो दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि हर क्लास अपने विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो मौर्य सम्राट अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय शासक के रूप में स्मरण किया जाता है। कलिंग विजय के पश्चात उसे हुए आत्मिक पश्चाताप ने उनके जीवन और शासन दोनों को परिवर्तित कर दिया। अशोक ने राजनीति और धर्म को हिंसा, विस्तारवाद तथा दमन के आधार पर नहीं, बल्कि नैतिकता, मानवता एवं सेवा के आधार पर संगठित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से उसने अपने शासनकाल में धम्म नामक नीति का निर्माण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक ने किस शासनकाल में किस नीति का निर्माण किया? धम्म नीति का निर्माण किया था, जो किसी विशेष धर्म का प्रचार न होकर सार्वभौमिक, नैतिक एवं मानवीय आचार संहिता थी। अशोक के धम्म के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? धम्म के प्रमुख तत्व, तो अशोक ने धम्म की नींव समाज में समरसता व सदाचार पर आधारित थी। इसके मुख्य सिद्धांत ये देखने को मिलता है। सबसे पहला जो सिद्धांत आता है अहिंसा और करुणा। बहुत ध्यान रखना आपको अच्छे से, छोटा वाला क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है कि अशोक के धम्म के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे या सिद्धांत कौन कौन से थे। तो अहिंसा और करुणा, प्राणियों के प्रति दया, पशुवध पर नियंत्रण, युद्ध और हिंसा का त्याग करना, पहला हो गया। दूसरा है सामाजिक समरसता, सभी संप्रदायों और धर्मों के प्रति सम्मान करना, यानी एक जैसा व्यवहार करना। सांप्रदायिक सद्भाव, किसी धर्म के प्रति गलत सोच नहीं रखना, ये हो गया दूसरा। तीसरा है गृहस्थ जीवन में नैतिकता, यानी माता पिता,
बुजुर्गों, गुरुओं और सेवकों के प्रति सम्मान और कर्तव्य रखना, चाहे कोई भी व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, उन सबके प्रति सम्मान और कर्तव्य निष्ठ रहना। चौथा पॉइंट है दान और परोपकार, निर्धनों, चाहे कोई भी गरीब आदमी है, वृद्ध है, रोगी है, यात्रियों की सेवा करना, चिकित्सालयों व धर्मशालाओं की स्थापना करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सिद्धांत था इनका। पांचवा है धार्मिक सहिष्णुता, हर धर्म को सही दृष्टि से देखने और दूसरे के विचारों का सम्मान करने की प्रेरणा देना, ये था पांचवा विचार इनका। फिर छठा आता है सादगी और सत्यवादिता, यानी जीवन के अंदर ईमानदारी और आत्मसंयम तथा नैतिक शुचिता का पालन करना। आपको भी ये 6 के 6 आपको सिद्धांत याद होने चाहिए और आपको जीवन के अंदर लागू भी करना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए, मानवता के लिए और समरसता के लिए, ऐसा नहीं है सो के दम के लिए, केवल हमारे लिए भी ये लागू होना चाहिए। फिर स्पष्ट है कि धम्म किसी धार्मिक मत का प्रचार नहीं था, बल्कि सामाजिक नैतिकता और मानवीय मूल्यों की शिक्षा थी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि धम्म एक कोई एक सा नहीं है कि वो धर्म का था, जैन धर्म का था, हिंदू धर्म का था, किसी धर्म का नहीं था। ये उस व्यक्ति के लिए था जिसको मानवता के प्रति, अपने आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना, या किसी को वास्तव में जानना है कि क्या चीज होती है मानवता, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आता है धम्म के प्रसार के उपाय। तो धम्म के प्रसार के उपाय की अगर बात करें तो अशोक ने धम्म को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसके प्रचार के लिए कई व्यवहारिक कदम उठाए। पहला है शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों का गठन। शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों का गठन, लेखन जिससे सामान्य जनता तक नैतिक संदेश पहुंचे। दूसरा है धम्म महामात्रों की नियुक्ति, जिनका कार्य नैतिक आदर्शों का प्रचार करना था। तीसरा युवराजों, धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों को धम्म का पालन करने के निर्देश देना। तीर्थ यात्राएं, धम्म यात्राएं, जिनमें अशोक ने जन समूह, गरीबों और ब्राह्मणों से संवाद किया। फिर अगला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धम्म का प्रचार, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में मिशन भेजना हुआ था। इनसे सिद्ध होता है कि अशोक का उद्देश्य केवल नैतिकता का संदेश देना नहीं था, बल्कि उसे व्यवहार और शासन की प्रणाली में स्थापित करना भी माना जाता है। फिर आता है अशोक की धम्म नीति का मूल्यांकन। एक तरफ दे रखा है सकारात्मक मूल्यांकन पॉजिटिव, एक तरफ है आलोचनात्मक। तो धम्म ने समाज में शांति, करुणा और भाईचारा, मानवता को बढ़ावा दिया। जबकि आलोचना क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकारों के अनुसार अत्यधिक नैतिक उपदेश व्यवहारिक राजनीति में प्रभावी नहीं रहे। दूसरी है सकारात्मक के अंदर प्रशासन मानवीय मूल्यों पर आधारित हुआ, जन कल्याण एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई। फिर आलोचनात्मक तो अहिंसा पर अत्यधिक बल ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ गया था। धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव का अनूठा उदाहरण दिया, जबकि सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की शुरुआत का आधार भी बना। और धम्म की नीति आम जनता के लिए कभी कभी दार्शनिक और क्लिष्ट प्रतीत होती है, और धम्म नीति के लिए अत्यधिक प्रशासनिक खर्चे की आवश्यकता हुई थी। समग्र रूप से देखा जाए तो धम्म एक उत्कृष्ट नैतिक मानवीय व्यवस्था थी, परंतु उसके कुछ राजनीतिक और सैन्य परिणाम विपरीत दिशा में या उल्टी दिशा में भी जा चुके थे। फिर आता है अशोक की धम्म नीति के प्रभाव। तो सबसे पहला आता है तत्कालिक प्रभाव, साम्राज्य में आंतरिक अशांति और स्थिरता, अपराध, हिंसा, सामाजिक संघर्षों में कमी, कल्याणकारी योजनाओं का विकास होना, जैसे सड़कें, पेयजल, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, विश्राम गृह, प्रशासन, जनता के हितों में जुड़ा होना। दूसरा आता है दीर्घकालिक प्रभाव, जिसके अंदर बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रसार एवं व्यापक स्वीकृति हुई। भारतीय संस्कृति में अहिंसा, सहिष्णुता, सत्य, दया, परोपकार को केंद्रीय मूल्य के रूप में स्थापित किया। फिर आधुनिक भारतीय राज्य की नीतियों में कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत उसी परंपरा का विस्तार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र तथा वैश्विक शांति प्रयासों में अहिंसा के सिद्धांत को मान्यता मिली। अशोक के स्तंभ और चक्र आज भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक और ध्वज से सम्मिलित हैं, जो उनके धम्म की अनंत विरासत को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? अनंत विरासत को दर्शाते हैं। ये आप पढ़ लेना। फिर आता है आपके लिए छठा क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की संरचना और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लाइक करें। आपके एक लाइक से वीडियो हर विद्यार्थी तक आगे जाता है। तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक प्रथम व्यापक और केंद्रीकृत साम्राज्य था। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित, शक्तिशाली तथा विकसित थी, जिसके कारण चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के शासन में साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तथा बंगाल से लेकर ईरान की सीमा तक हुआ था। मौर्य साम्राज्य का विस्तृत वर्णन मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पुस्तकों के नाम और दोनों लेखकों के नाम याद कर लेना। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कौटिल्य की पुस्तक का नाम या ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। दोनों नाम याद रखना। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी था। क्या था? चाणक्य। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन की संरचना की। किसकी बात करते हैं? मौर्य प्रशासन की संरचना की। तो मौर्य प्रशासन का आधार केंद्रीकरण,
अनुशासन और संगठन था। और इसकी प्रमुख विशेषता के अंदर सबसे पहले आता है राजा। किसके आता है? राजा। तो राजा के बारे में बात करें तो राजा मौर्य शासन पूर्णतः राजतंत्र पर आधारित था। राजा सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। विधायी, न्यायिक, सैन्य और कार्यकारी सभी अधिकार राजा के पास होते थे। राजा को धर्म और नैतिकता के आधार पर शासन करने की सलाह मंत्रिमंडल और पुरोहित मंडल देते थे। दूसरा आता है परिषद या मंत्री परिषद। तो इसके अंदर इसमें विद्वान, अधिकारी और सलाहकार शामिल होते। ये राजा को प्रशासनिक, आर्थिक एवं सैन्य एवं नीतिगत विषयों पर सलाह देते थे, जिसके अंदर अंतिम निर्णय राजा के हाथ में होता था। फिर तीसरा आता है केंद्रीय प्रशासन। तो कौटिल्य के अनुसार केंद्र में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी होते, जैसे समाहर्ता, सानी दाता, महामात्र, दंडपाल, युक्त राजूक, जातक आदि अधिकारी इसके अंदर होते थे। फिर जो प्रांतीय प्रशासन है, विशाल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतीय राजधानी तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, कौशाम्बी थी। ये आपको याद कर लेना है। प्रांतीय राजधानी क्या थी मौर्य प्रशासन की? तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और कौशाम्बी, चारों नाम याद कर लेना। फिर आता है प्रांतों का प्रशासन संचालन कुमार या आर्यपुत्र या महामार्ग करते थे। फिर आता है जिला एवं ग्रामीण प्रशासन। तो प्रांतों से नीचे जनपद, मंडल, जिला, ग्राम स्तर पर प्रशासनिक संगठित होता। ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामक या ग्रामाध्यक्ष होता। गांव, कर, व्यापार, सिंचाई और भूमि व्यवस्था की आधार इकाई था। नगर प्रशासन मौर्य साम्राज्य में नगरों को नगर पालिकाओं के रूप में संगठित किया गया था। नगर परिषद के 6 विभाग थे: व्यापार, उद्योग, कर, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सड़कों की व्यवस्था, सुरक्षा आदि। न्याय व्यवस्था और दंड नीति। तो दंड नीति का विस्तृत विवरण अर्थशास्त्र में मिलता है। कठोर दंड व्यवस्था से अपराधों पर नियंत्रण रखा जाता। न्यायालय विभिन्न स्तर पर कार्यरत थे, जैसे स्थानीय न्यायालय, प्रांतीय न्यायालय और राजा कृत सर्वोच्च न्यायालय होता था। फिर आता है सैन्य संगठन। तो इसके अंदर मौर्य सेना विश्व की सबसे विशाल सेनाओं में थी, जिसके अंदर पदाति, पैदल, अश्व, रथ और हाथी। युद्ध और रक्षा के लिए विशेष विभाग अधिकारी नियुक्त होते। फिर आते हैं मौर्य प्रशासन के पतन के कारण। तो अशोक के पश्चात मौर्य प्रशासन साम्राज्य तीव्र गति से पतन की ओर गया, जिसके कारण थे पहला कमजोर पुत्राधिकारी, यानी अशोक के बाद दक्ष और शक्तिशाली शासकों का अभाव रहा, जिससे अक्षम राजाओं के हाथ में चला गया, जिससे केंद्र सत्ता ढीली हो गई थी। दूसरा था अत्यधिक विशाल साम्राज्य बड़ा होने के कारण प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया, खर्चे बढ़ गए और संसाधन कम पड़ने लगे। तीसरा अशोक की दम नीति और सैन्य दुर्बलता, यानी अहिंसा की नीति से सेना और गिरावट आ गई और कमजोरी का लाभ पड़ोसी शक्तियों को मिल गया था। फिर आता है आर्थिक कारण। विशाल साम्राज्य और सेना को चलाना कठिन था और कमजोर होने से राज को ऊपर भारी पड़ गया और गोदाम और सिंचाई प्रणाली के क्षरण से कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ था। फिर घातक प्रांतीय विद्रोह, यानी प्रांतों में वंशवाद विद्रोह बढ़ने लगा। पहले अफगान प्रदेशों पर यूनानियों को कब्जा था, फिर शुंगों और कन्वों का उदय हो गया। फिर आता है विदेशी शक्तियों का आक्रमण। तो कैसे? यवन, शक, पार्थीय आक्रमणों ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। सातवां आता है प्रशासनिक शिष्टाचार यानी भ्रष्टाचार। अशोक के काल यानी अशोक के बाद में अधिकारियों में अनुशासन और निष्ठा समाप्त होने लगी। रिश्वतखोरी, कर वसूली में अनियमितता और शोषण बढ़ गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जो सातवाहन, शक और कुषाण साम्राज्यों के उदय और राजनीतिक सांस्कृतिक योगदान की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर और दक्षिण भारत में कई शक्तियों का उदय हुआ, जिनमें सातवाहन, शक, क्षितिज तथा कुषाण साम्राज्य सबसे प्रमुख रहे। इन तीनों राज्यों में से केवल राजनीति को पुनर्गठित किया, बल्कि भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था, कला और धर्म को भी समृद्ध बनाया। इसके उदय एवं योगदान का पृथक पृथक अध्ययन आवश्यक है। पहला आता है सातवाहन साम्राज्य। तो सातवाहन साम्राज्य, सातवाहन वंश का उदय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश क्षेत्र से हुआ था। दक्कन के आंध्र प्रदेश क्षेत्र से हुआ। पहले ये वंश मौर्य साम्राज्य का अधीन सामंत था, परंतु मौर्यों के पतन के बाद इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। सिमुक, कृष्ण तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी इनके प्रमुख शासक माने जाते हैं। फिर इनका राजनीतिक योगदान, तो दक्षिण भारत में पहली बार केंद्रीय सत्ता का निर्माण, शक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष, राज्य विभाजन व्यवस्था, प्रांतीय शासन को संगठित करना इसका प्रमुख कार्य माना जाता है। फिर आता है सांस्कृतिक योगदान। तो पाली व प्राकृत भाषा के संरक्षक शिलालेख प्राकृत भाषा में अमरावती, नासिक, कन्हेरी स्तूप गुफाओं के निर्माण से कला को प्रोत्साहन हुआ। बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। वाणिज्य के समर्थन, रोमन साम्राज्य विस्तार, सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। फिर दूसरा आता है शक क्षत्रिय साम्राज्य यानी पश्चिम क्षत्रप। तो शकों का मूल आगमन मध्य एशिया से माना जाता है। किससे माना जाता है? मध्य एशिया से। तो भारत में ये मुख्य रूप से गुजरात, कच्छ और मालवा क्षेत्रों में विकसित हुए और ये प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम थे। राजनीतिक योगदान, स्वतंत्र सत्र पद का विकास, अर्ध स्वायत्त शासकों की व्यवस्था होना, सुदर्शना जेल का पुनर्निर्माण रुद्रदामन द्वारा, प्रशासन में कठोर कानून व्यवस्था और कर प्रणाली। फिर आता है सांस्कृतिक योगदान। तो सांस्कृतिक योगदान
संस्कृत भाषा के प्रथम राजकीय संरक्षणकर्ता रुद्रदामन प्रथम का गिरनार अभिलेख संस्कृत में मिलता है। सांस्कृतिक समन्वय तो भारतीय और मध्य एशियाई परंपराओं का मिश्रण हुआ, व्यापार और समुद्री गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला, बंदरगाहों का विकास हुआ, कला में यवन प्रभाव, सिक्कों पर ग्रीक लिपि और प्रतीक माने जाते हैं। फिर तीसरा आता है कुषाण साम्राज्य। क्या आता है? कुषाण साम्राज्य। कुषाणों का उदय भी मध्य एशिया से हुआ था। भारत में इनका विकास साम्राज्य उत्तर पश्चिम में विकसित हुआ था। सबसे महान शासक कनिष्क प्रथम था। कुषाण काल को भारत का स्वर्ण युग उत्तरी भारत माना जाता है। फिर आता है राजनीतिक योगदान। तो उत्तर भारत मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक फैला विशाल साम्राज्य था, जिसकी दो राजधानी व्यवस्था पुरुषपुर पेशावर और मथुरा। कनिष्क का चौथा बौद्ध संगठित सम्मेलन कश्मीर में हुआ। सिक्कों के बहुविध रूप स्वर्ण, रजत, ताम्र व्यापार की उन्नति के साधन माने गए। फिर आता सांस्कृतिक योगदान। तो सांस्कृतिक योगदान के अंदर महायान बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, बौद्ध धर्म का प्रसार चीन मध्य एशिया तक, गांधार कला का विकास यूनानी और भारतीय कला शैली के अंदर माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र में चरक का संरक्षण, साहित्य में अश्वघोष, स्वर्ण सिक्का प्रणाली, व्यापार और अर्थव्यवस्था का उत्कर्ष हमें देखने को प्राप्त मिलता है। फिर आता है तुलनात्मक सारणी, सातवाहन शक और कुषाण साम्राज्य। सातवाहन शक और कुषाण साम्राज्य पे एक तरफ दे रखा है विश्व, सातवाहन शक, क्षत्रप और कुषाण। तो उदय का क्षेत्र दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, दक्कन, गुजरात, कच्छ, मालवा शकों का, कुषाणों का उत्तर पश्चिमी भारत, अफगानिस्तान। प्रमुख शासक कौन हुए? तो सातवाहन के अंदर गौतमीपुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन प्रथम शक के, कुषाणों के कनिष्क प्रथम। प्रशासन केंद्रीय सत्ता, इसका सत्र प्रणाली और इसका था द्विराजस्थानी राजधानी व्यवस्था। फिर धर्म संरक्षण, बौद्ध धर्म, विविध धर्म, बौद्ध धर्म, महायान। फिर प्रमुख भाषा तो इनकी थी प्राकृत, संस्कृत पहली बार, और प्राकृत और ग्रीक ये देखने को मिलती है। कला, व्यापार, ऐतिहासिक महत्व ये सब आप अच्छे से देख लेना। समालोचना मूल्यांकन हो गया। फिर अगर निष्कर्ष की बात करें तो सातवाहन शक और कुषाण साम्राज्य भले ही भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुए, लेकिन तीनों ने मिलकर भारत में राजनीतिक संगठन पुनर्गठन किया, कला, संस्कृति, साहित्य और धर्म को संबद्ध किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी। इस प्रकार मौर्य काल के बाद की राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुई और भारतीय सभ्यता ने वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय पहचान प्राप्त की थी। यह था आपके लिए 7वां क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, संगम साहित्य, समाज एवं आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। संगम युग, साहित्य, समाज एवं आर्थिक जीवन, जो 3-4 क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उनका मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से सारा क्लियर करवा रहा हूं। तो संगम युग का एक क्वेश्चन है। तो संगम युग प्राचीन दक्षिण भारत विशेषकर तमिल क्षेत्र के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। किसके युग का? तमिल क्षेत्र के इतिहास का स्वर्णिम माना जाता है। ये लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक फैला हुआ था। इस काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का श्रेष्ठ विवरण संगम साहित्य भी मिलता है। ये युग दक्षिण भारत में राजनीतिक उन्नति, सांस्कृतिक समृद्धि और साहित्यिक उत्कर्ष का युग माना जाता है। फिर बात करते हैं संगम साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की। तो संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित विश्व स्तरीय प्राचीन साहित्य। इसे 3 संगमों मदुरै के विद्वत्सवा के विद्वानों की काव्य रचना द्वारा माना जाता है। इसके अंदर आते श्रेणी और एक तरफ देर का विवरण। तो भाषा शुद्ध एवं प्राचीन तमिल है। स्वरूप कविता आधारित साहित्य मिलता है और विषय इनका प्रेम, युद्ध, वीरता, नैतिकता, प्रकृति, समाज के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करें शैली की तो शैली मिलती है यथार्थवाद, भावात्मक, प्राकृतिक चिंतन। फिर बात करते हैं तमिल साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की। तो प्रेम, अहम और युद्ध, सामाजिक जीवन पुरम के 2 व्यापक विषय माने जाते हैं। प्रकृति के 5 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर कविताओं का वर्गीकरण कुरिंजी, मारी, नैदल, पालन, मुलई आदि से मिलता है। वीरता, समान, सत्य और धर्म पर अत्यधिक बल मिलता है। स्त्री पुरुष भावनाओं का अत्यंत संवेदनशील चित्रण, शासकों, योद्धाओं और कवियों की उदार परंपरा की प्रशंसा यहाँ भी मिलती है। फिर आते हैं प्रमुख ग्रंथ। तो प्रमुख ग्रंथ की अगर बात करें संगम युग के तो एतो तु गोई, 8 संग्रह, पुट्टू पद्दू, 10 गीत, तिरुकुरल विवेक, नीति व नैतिक दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। फिर आता है पटिन पपलाई और पूर्णा नुरु, अचना नुरु, नट्टिने आदि, ये सब आप नाम याद करके जाना। संगम समाज की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो आता है संगम समाज की प्रमुख विशेषताएं। तो संगम युग का संगठित, नैतिक और वीरतापूर्ण माना जाता है। कैसा माना जाता है? नैतिकता और वीरतापूर्ण माना जाता है। इसके अंदर एक तरफ देर का पहलू और एक तरफ देर का विवरण।
तो सामाजिक व्यवस्था जनजातीय और वर्ण जैसी परंपरा, परिवार संयुक्त पितृसत्तात्मक, स्त्री की स्थिति सामान्य और स्वतंत्र, धर्म प्रकृति पूजा, वीर पूजा, पूर्वज पूजा। प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो प्रमुख विशेषताएं सैन्य एवं वीरता आधारित समाज, राजा और योद्धा सम्मान के केंद्र, चरित्र सत्यनिष्ठा और कर्तव्यों पर बल, स्त्रियों को शिक्षा एवं सामाजिक सम्मान प्राप्त था, कवियत्री की रचनाएं प्रमाण है, बहादुरी और त्याग को सर्वोच्च गुण माना जाता है, विवाह एवं प्रेम संबंधों में सामाजिक उदारता, ब्राह्मणों के प्रभाव के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म का भी प्रवेश माना जाता है इसके अंदर। फिर आता है संगम युग का आर्थिक जीवन, तो संगम काल आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धता, कृषि व्यापार पशुपालन और समुद्री व्यापार इसकी आधारशिला माने जाते हैं। एक तरफ है क्षेत्र और एक तरफ है वर्णन। तो कृषि गेहूं धान बाजरा गन्ना मुख्य थी। व्यापार की बात करें तो रोम मिस्र यूनान से समुद्री व्यापार होता। मुद्रा तो सोने की रोमन मुद्रा प्रचलित मानी जाती। उद्यम सूत काटना बुनाई धातु उद्योग इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं मुख्य आर्थिक विशेषताएं। तो कृषि व्यवस्थित और समृद्ध होती, जल प्रबंधन बंद बांध तालाब और सिंचाई प्रणाली होती, तमिल तटों से यवनियों यूरोपियों के साथ विशाल समुद्री व्यापार होता, मसाले मोती हाथीदांत कपड़ा मोती चंदन निर्यात हमें देखने को मिलता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि देश के अंदर लोहे उपकरण होते हैं, धातु उद्योग का विकास होता, बाजार है मंडियों में सक्रिय गतिविधियां होती। और निष्कर्ष इसका यही मिलता है कि संगम युग भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली काल था, जिसके अंदर साहित्य ने मानव भावनाओं पर छाया कर दिया, सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण कर दिया और सामाजिक वीरता नैतिकता स्त्री समान है या सांस्कृतिक उदारता सब इस पर आधारित था। और आर्थिक जीवन व्यापार कृषि और समुद्री संपर्कों के कारण अत्यंत विकसित रहा। इसी प्रकार संगम युग दक्षिण भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहर के रूप में आज भी विश्व स्तर पर विशेष स्थान हमें देखने को मिलता है। फिर जो नेक्स्ट जो 9वां क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के और आर्थिक प्रगति का विश्लेषण कीजिए। तो जो गुप्त काल के अंदर जो तो पहले का समय, तो इसको अगर देखें तो गुप्त काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास और आर्थिक प्रगति पर पूरी तरह त्याग किया गया है। तो बात करते हैं पूर्व गुप्त काल। भारतीय इतिहास में आर्थिक समृद्धि व्यापारिक विस्तार और शहरीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो पूर्व गुप्त काल है वो एक तो आर्थिक समृद्धि के लिए व्यापारिक विस्तार के लिए और शहरीकरण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यद्यपि राजनीतिक विघटन देखा गया, क्या किया गया तो राजनीति के अंदर क्या किया गया टुकड़े देखे गए, फिर भी इस काल में आर्थिक जीवन और व्यापार में असाधारण प्रगति हुई। भारत भूमि सामरिक भूस्थिति तकनीकी उन्नति और धार्मिक सांस्कृतिक खुलापन के कारण ईरान रोम मिस्र चीन और मध्य एशिया से व्यावसायिक रूप से जुड़ी चुकी है। इस युग की आर्थिक रचना संरचना कृषि शिल्प उद्योग और आंतरिक एवं बाह्य व्यापार पर आधारित थी। किस पर थी? बाह्य व्यापार पर आधारित थी। फिर आता है आंतरिक व्यापार का विस्तार करना। तो इस काल में ग्रामीण तथा शहरी बाजारों का विकास हुआ। क्या हुआ? ग्रामीण तथा शहरी बाजारों का विकास हुआ। मंडी हाट नगर बंदरगाहों के मध्य व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। उत्तरापथ जैसे तक्षशिला से पाटलिपुत्र होते हुए तमिल क्षेत्र तक और दक्षिणापथ प्रमुख व्यापारिक मार्ग बन गए थे। लोहे कपड़े नमक शराब स्वर्ण चावल मसाले हाथीदांत आभूषण आदि प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी और उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों से नगरों का विकास हुआ। ताम्र पत्रों मुद्राओं का बढ़ता उपयोग धन क्रांति का संकेत था। फिर आता है बाह्य या विदेशी व्यापार की प्रगति। तो इसके अंदर पूर्व गुप्त काल में भारत का व्यापार रोम साम्राज्य पर चरम पर पहुंच गया। रोम साम्राज्य से चरम पर पहुंच गया। दक्षिण भारत विशेषकर चोल पांड्य चेर क्षेत्रों के समुद्री बंदरगाह मुस्सिरी अरिकमेडु कावेरीपट्टनम विशेष विश्व व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। भारत से मसाले मोती माणिक्य रेशम वस्त्र इत्र हड्डी के आभूषण हाथी कोड़ी आदि निर्यात किए जाते। तो आपको पता होना चाहिए जो दक्षिण भारत से प्रमुख रूप से कौन कौन से रोम साम्राज्य में जाते। एक तो अपने चाहे मोती है माणिक्य है रेशम है हड्डी के आभूषण है हाथी है कोड़ी है या चाहे सोना है। रोम से हमारे पास क्या आता है? एक तो सोना आता है चांदी आती है शराब आता है दास और सुंदर कांच के बर्तन हमारे रोम से आयात आते थे आयात। और निर्यात क्या करते हैं हम यहाँ से? मसाले मोती माणिक्य ये सब आपको याद करके जाना है। और प्रमुख केंद्र कौन से थे? एक तो मुस्सिरी अरिकमेडु कावेरीपट्टनम ये विश्व इतिहास व्यापार के क्या होते हैं? प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। फिर आता है शिल्प एवं उद्योग का विकास। तो धातु उद्योग शिल्प उद्योग स्वर्णकारक मणिमुक्ता उद्योग और जहाज निर्माण तकनीक का तेजी से विस्तार हुआ। गण निगम
श्रेणी एवं श्रेणीबंदी व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों का संगठन, कौशल और मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करता था। कौशाम्बी, उज्जैनी, मथुरा, अमरावती, पाटलिपुत्र एवं ताम्रलिप्ति जैसे नगर औद्योगिक केंद्र माने गए थे। फिर आता है मुद्रा प्रणाली एवं बैंकिंग व्यवस्था। इस काल में सोने, चांदी तथा तांबे की मुद्राओं का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया था। कुषाण वंश के समय सोने की मुद्राएं दिनार श्रेष्ठ उदाहरण है। तो याद कर लेना सबसे महत्वपूर्ण, कुषाण वंश के समय जो सोने की मुद्रा है उसको क्या बोलते? दिनार। क्या बोलते? दिनार बोलते। व्यापारी संघों और श्रेणियों द्वारा ऋण व्यवस्था और मुद्रा विनिमय की व्यवस्था ने व्यापार की नई दिशा दी थी। फिर आता है यवनों, शक, कुषाणों का योगदान। तो शक, कुषाण तथा यवनों ने भारत में सुरक्षित व्यापारिक मार्ग, स्थित शासन, बड़े नगरों, सिक्कों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समर्थन दिया था। कनिष्क के शासन में मध्य एशिया से चीन तक व्यापार के लिए रेशम मार्ग को बढ़ावा देखने को मिलता है। फिर आता है व्यापार की प्रगति के परिणाम। तो व्यापार की प्रगति के परिणाम शहरीकरण का तीव्र विकास, धनी व्यापारी वर्ग का उदय होना। धनी व्यापारी वर्ग का उदय होना, स्वर्ण भंडार की वृद्धि, कृषि, हस्तशिल्प और उद्योग का विस्तार होना, सांस्कृतिक संपर्क एवं सभ्यता का आदान प्रदान होना, बौद्ध धर्म का दूर देशों से प्रसार होना। फिर इसके निष्कर्ष की बात करें तो पूर्व गुप्त काल भारतीय इतिहास, आर्थिक इतिहास का उज्जवल अध्याय है। इस युग में व्यापार और वाणिज्य अपनी चरम सीमा पर था। समुद्री और जल व्यापार मार्गों ने भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र बना दिया। स्वर्ण मुद्रा व्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नगरों की वृद्धि ने समाज को समृद्धि और सुनियोजित किया। भारत के बड़े गुप्त काल की आर्थिक उन्नति को मजबूती नींव भी गुप्त युग काल के में देखी गई थी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि गुप्त वंश के उदय का विवरण दीजिए तथा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुप्त वंश का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जिसने प्राचीन भारत को राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक उन्नति तथा आर्थिक समृद्धि के स्वर्ण युग की ओर अग्रसर किया। कुषाण तथा सातवाहन साम्राज्यों के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ऐसे समय में गुप्त वंश ने मगध क्षेत्र को केंद्र बनाकर संगठित शक्ति के रूप में उदय किया। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त तथा घटोत्कच गुप्त ने थे, परंतु वास्तविक शक्ति का विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 300 ईस्वी के शासन भार ग्रहण कर लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे गुप्तों की शक्ति में प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़े। चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रयाग, प्रशस्ति या पाटलिपुत्र, वैशाली जैसी क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर एक विस्तृत साम्राज्य की नींव रखी, जिससे आगे चलकर स्वर्ण युग का स्वरूप में देखने को मिलता है। फिर आता है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां या मूल्यांकन। तो समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली एवं सक्षम शासक माना जाता है। उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए व्यापक दिग्विजय अभियानों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर गुप्त सत्ता की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। प्रयाग, प्रशस्ति हर्षवर्धन के काल में समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का प्रमाणिक स्रोत माना जाता है, जिससे आर्यावर्त के कई राजाओं को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया तथा दक्षिण भारत में अनेक राज्यों को पराजित कर अधीनता स्वीकार करने का विवश किया था। उसके द्वारा अपने की विजय और नीति दोनों पर आधारित नीति अत्यंत सफल सिद्ध हुई। उसने सीमांत जनजातियों तथा वनों के राज्यों को भी गुप्त सत्ता की अधीनता में लाकर साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया था। फिर समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं था, बल्कि कला और साहित्य का महान संरक्षक भी था। स्वयं एक उच्च कोटि का कवि, संगीतज्ञ था तथा उसे कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। तो समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? कविराज की। और भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं उसे। उसने सुव्यवस्थित प्रशासन, कर व्यवस्था, प्रांतों के नियंत्रण एवं धार्मिक सहिष्णुता को नीति अपनाई, जिससे साम्राज्य में स्थिरता और समृद्धि आई है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में अनेक सोने के सिक्के ढाले गए, जो आर्थिक संपन्नता के साक्षी मिलते हैं। यानी जो समुद्रगुप्त का समय था वो आर्थिक स्थिति में और अपने साहित्य के रूप में, अपने संगीत के रूप में, हर प्रकार से क्या था? कवि के रूप में एक उन्नत अवस्था में था। फिर दूसरा जो पॉइंट है चंद्रगुप्त सेकेंड यानी विक्रमादित्य की उपलब्धियां या उसका मूल्यांकन। तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड 375 से 415 ईस्वी ने गुप्त साम्राज्य को चरमोत्कर्ष यानी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसे विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता है। उसने राजकीय, वैवाहिक नीति और सैन्य शक्ति दोनों का उपयोग कर साम्राज्य विस्तार किया। नागार्जुनिकोंड, मालव, गुजरात और शक पल्लव राज्य को पराजित कर पश्चिमी तट पर अपना अधिकार स्थापित किया। शक राज्य को पराजित करने के बाद उसे
शकाधिपति की उपाधि मिली। गुजरात और समुद्री बंदरगाहों पर नियंत्रण होने से विदेशी व्यापार का उल्लेखनीय विस्तार हुआ तथा राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ मानी जाती है। उसके शासनकाल में उज्जैन दूसरी राजधानी केंद्र बना, जो राजनीतिक प्रभाव का विस्तार माना जाता है। राजनीतिक और दृष्टि से चंद्रगुप्त सेकंड काल का भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका जो चंद्रगुप्त सेकंड का जो समय होता है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय संस्कृत साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, गणित, कला, स्थापत्य का सर्व उत्कर्ष हुआ था। महाराजा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नौ रत्न उपस्थित थे, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी प्रमुख माने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि महाराजा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नौ रत्नों में प्रमुख शामिल कौन थे? कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इस काल की मूर्ति कला अजंता, एलोरा, मथुरा और सांची की कला विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। चीनी यात्री फायान ने उसके काल में भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति को शांतिपूर्ण और समृद्ध बताया जाता है। फिर अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो गुप्त वंश का उदय भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग का प्रारंभ था, जिसने राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रदान की थी। समुद्रगुप्त ने व्यापक व्यापक विजय अभियानों से साम्राज्य की नींव को मजबूत तथा सम्मानजनक स्थान दिलाया, जबकि चंद्रगुप्त सेकंड ने कला, साहित्य, शिक्षा, व्यापार और प्रशासन को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाकर इस युग को ऐतिहासिक महत्वपूर्णता प्रदान की। इस प्रकार समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों की उपलब्धियां गुप्त काल को भारतीय इतिहास की सर्वोच्च उपलब्धियों वाला युग सिद्ध कर सकती है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, गुप्त साम्राज्य की प्रमुख विशेषताओं तथा गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास वर्णन कीजिए। तो गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था संगठित, दक्ष और जन उन्मुख थी। इनकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। सबसे अंदर पहली विशेषता आती है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो गुप्त वंश में शासन का सर्वोच्च अधिकार सम्राट के हाथों में था। सम्राट को परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। राजा का शासन पूर्णतः केंद्रीकृत होते हुए भी जन कल्याणकारी था। दूसरा आता है उत्तराधिकार प्रणाली। तो राज्य का शासन अक्सर उत्तराधिकार सिद्धांत पर आधारित था। पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। कभी कभी युवराज को शासन की तैयारी हेतु सम्राट सह शासक बनाया जाता था। तीसरा आता है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के अंदर सम्राट के सहयोग से एक संगठित मंत्रिपरिषद कार्य करती, जिसके अंदर महामात्य, मंत्री, सेनापति, पुरोहित, न्यायाधीश आदि सम्मिलित होते हैं। इसके पद वंशानुगत नहीं थे, बल्कि योग्यता पर आधारित नियुक्ति होती थी। फिर चौथा पॉइंट है प्रशासनिक विभाजन। तो प्रशासनिक विभाजन यानी गुप्त साम्राज्य को 4 स्तरों में बांटा गया था। तो स्तर प्रशासन, मोर्मुख और विवरण। तो साम्राज्य सम्राट होता, सर्वोच्च शासन होता है, भुक्ति प्रांत, उपरिक्त प्रांतीय शासन, विषय जिला होता, आयुक्त, विषयपति, न्याय व प्रशासन विवरण मिलता है। ग्राम के अंदर ग्रामिक या ग्रामीण स्थानीय प्रशासक के रूप में काम करता। फिर आता है स्थानीय प्रशासन की या परंपरा। गांव और नगर के प्रबंधन में जनता की सक्रिय भागीदारी होती थी। ग्राम सभा, व्यापारिक समितियां और गिल्ड स्थानीय प्रशासन में योगदान करते। छठा पॉइंट है सेना की संगठन प्रणाली, यानी सेना के 3 प्रमुख अंग थे। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ या हाथी सेना, नौ सेना का भी विकास हुआ। सेना पर सर्वोच्च नियंत्रण सम्राट का था। फिर 7वां पॉइंट है कर व्यवस्था। कर की व्यवस्था सरल और सहनशील थी। प्रमुख कर, भूमि कर, व्यापार कर, जल कर, दंड शुल्क आदि अत्यधिक कराधान नहीं था, जिससे जनता समृद्ध मानी जाती है। फिर आता है न्याय की व्यवस्था। तो न्यायिक व्यवस्था के अंदर न्याय व्यवस्था धर्म शास्त्रों पर आधारित थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता तथा जिला स्तर पर न्यायाधीश नियुक्त करते थे। चोरी, हत्या, देशद्रोह आदि अपराधों के लिए कड़े दंड निर्धारित होते थे। गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। गुप्त युग ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल, धातुकर्म और तकनीक क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया। इस काल में भारत विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी राष्ट्र माना जाता है। अब पहला पॉइंट आता है गणित। तो गणित की अगर बात करें तो गुप्त काल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग माना जाता है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने पाई का शुद्ध मान, बीज गणित, त्रिकोणमिति तथा शून्य का स्थान मान सिद्धांत विकसित किया। साइन का नामकरण जीव जया से दिया। दशमलव पद्धति का पूर्ण विकास इसी काल में हुआ। दूसरा था खगोल विज्ञान। तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण का सिद्धांत भी दिया था। सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताए। आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत महान वैज्ञानिक ग्रंथ माने जाते हैं। तीसरा चिकित्सा एवं आयुर्वेद। तो चिकित्सा क्षेत्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का पुनर्गठन का अध्ययन किया। शैल्य चिकित्सा सर्जरी में उल्लेखनीय प्रगति हुई। जड़ी बूटियों और औषधियों पर कई नए लेख लिखे गए थे, ग्रंथ लिखे गए थे। अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना भी
हुई थी उस समय। फिर चौथा पॉइंट है धातुकर्म और तकनीक। तो लोहे के, तांबे के, कांसे और मिश्र धातुओं पर कुशल तकनीक विकसित होती है। दिल्ली के लौह स्तंभ में प्रौद्योगिकी की उच्चता और परिविकसित होती है, जो हजारों वर्ष के बाद भी जंग रहे थे। यानी कहने का तात्पर्य आज जो दिल्ली के अंदर लौह स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ है, उसके अंदर आपको पता होगा कि उस समय का जो बना हुआ आयरन पिलर है, आज 1000 साल हो गए उसको, लेकिन अभी भी उसके अंदर जंग नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार से धातुकर्म तकनीक का प्रयोग हुआ, मिश्र रूप से जो तांबे, लोहे और कांस्य के रूप में एक ऐसी चीज बनाई गई है। फिर जो 5 स्थापत्य एवं मूर्ति कला, तो मंदिर निर्माण कला का अत्यधिक विकास नागर शैली का प्रारंभ हुआ। शांति का, सौंदर्य अनुपात और समविति के नियम स्थापित किए गए थे। फिर नौ विज्ञान और गिन्नी अध्ययन, समुद्री परिवहन और तटीय परिव्यापार बढ़ने से नौवहन तकनीक विकसित हुई। तारे देखकर दिशा ज्ञात करने की प्रणाली विकसित हुई। निष्कर्ष, तो गुप्त युग प्रशासनिक दृष्टि से सुव्यवस्थित, न्यायपूर्ण और स्थिर शासन स्थापित करने वाला काल माना जाता है। इसी स्थिरता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, संस्कृति के विकास को आधार प्रदान किया। गणित, खगोल, चिकित्सा और धातु कर्म के क्षेत्र में गुप्त काल द्वारा प्राप्त उपलब्धियां आज भी भारतीय इतिहास को गौरव प्रदान करती है। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर गुप्त काल में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का विवेचन कीजिए तथा हर्षवर्धन के योगदान पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए जो नंबर दे रखे, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। गुप्तों की शक्ति के क्षीण होते ही देश में अनेक छोटे छोटे राज्यों में सामंतों का उदय हुआ, जिनके बीच वर्चस्व प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। इस प्रकार उत्तर गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास अत्यधिक विघटन, संघर्ष की और प्रभुत्व की दौड़ से चिन्हित हुआ। उत्तर गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति। तो फिर बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में निम्न परिवर्तन देखने को मिले। जो पहला था राजनीतिक विघटन। तो गुप्तों के पतन के साथ एक केंद्रीय सत्ता का लोप हो गया और अनेक स्वतंत्र तथा छोटे राज्य उभर आए। इन राज्यों में परस्पर युद्ध और स्पर्धा जारी रही। दूसरा क्या है? हुणों का आक्रमण और प्रभाव। हुणों के आक्रमणों ने उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना को अत्यधिक क्षतिग्रस्त किया। तोरण, मिहिरकुल आदि हुण शासकों ने गुप्तों की शक्ति को तोड़ दिया, जिससे अस्थिरता और बढ़ गई। तीसरा क्या है? स्थानीय शक्तियों का उदय होना। स्थानीय शक्तियों का उदय, वैद्य, मोखरी, पृथ्वीराज, मैत्रक, मोखरी, पल्लव इत्यादि राज्यों ने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। विशेषतः मोखरी वंश ने कन्नौज क्षेत्र में शक्ति स्थापित की। चौथा पॉइंट है कन्नौज को राज्य नीति का केंद्र बनाना। उत्तर भारत में कन्नौज एक बार फिर वैभव का केंद्र बना। इसी कन्नौज पर अधिकार की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आगे चलकर हर्षवर्धन के उदय का मार्ग बन गई। इन परिस्थितियों में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन का उदय हुआ, जिसने उत्तर भारत में पुनः राजनीतिक एकता का प्रयास किया था। फिर आता है हर्षवर्धन के योगदान का प्रकाश। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी और आज भारत के प्रमुख सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। राजनीतिक योगदान, हर्षवर्धन ने वाराणसी, प्रयाग, बिहार, मगध, कान्यकुब्ज, पंजाब तथा कन्नौज सहित अन्य भारत के विशाल क्षेत्र को एक शासनाधीन कर केंद्रीय सत्ता स्थापित की थी। फिर दक्षिण भारत में उन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया। यद्यपि विजय नहीं मिली, परंतु उनका प्रभाव अत्यधिक मजबूत था। उनकी राजधानी कन्नौज बनी, जो आगे चलकर मध्यकाल में भी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनी। यानी जो दक्षिण भारत में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था, उसने युद्ध किया था, लेकिन उसको सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन वो क्या करता है? मजबूत रहता है और मध्यकाल के अंदर शक्ति का प्रमुख केंद्र बन जाता है। फिर आता है प्रशासनिक योगदान। तो हर्ष का प्रशासन गुप्त शासन प्रणाली से प्रभावित था। राजा सर्वोच्च था, पर प्रजा हित उसके शासन का मूल उद्देश्य था। सामंत प्रथा को नियंत्रित और संगठित किया तथा राज को, सेना व न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से दिया था। कर व्यवस्था संतुलित तथा प्रजा के अनुकूल थी, जिसके कारण आर्थिक संपदा बनी मानी जाती है। फिर आता है धर्म एवं समाज में योगदान। तो हर्ष प्रारंभ में शिव भक्त थे, किंतु बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने शांति, दान और करुणा की नीति अपनाई, जिन्होंने कन्नौज और प्रयाग में विशाल महामेलाओं का आयोजन किया, जिसमें करोड़ों दान किए और सभी धर्मों के लोगों का सम्मान किया। विदेश यात्रियों, विशेषतः चीनी यात्री हुआन त्सांग का संरक्षण प्रदान किया, जिससे विदेशी विद्वानों ने भारत की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ गई। साहित्य एवं सांस्कृतिक योगदान। हर्ष स्वयं महान विद्वान व साहित्यकार थे। उन्होंने संस्कृत में 3 नाटक लिखे। पहला नागानंद, दूसरा रत्नावली, तीसरा प्रियदर्शिका।
कला, शिक्षा, चिकित्सा और विश्वविद्यालयों का संरक्षण किया। नालंदा विश्वविद्यालय उनके समय में और अधिक समृद्ध माना जाता है। फिर इसके उपसार की बात करें तो गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता और विघटन के बीच हर्षवर्धन का उदय, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता, शांति, धार्मिक सहिष्णुता, साहित्य, कला और संस्कृति का स्वर्णिम चंद्र सिद्ध हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष, कनौज की लड़ाई तथा चालुक्य, चोल और परमाणु के राजनीतिक सांस्कृतिक योगदान का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 3-4 क्वेश्चनों का एक समाहन प्रश्न, यानी 3-4 जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं उनका एक प्रश्न मैंने बना दिया, जो आपको अच्छे से समझाने वाला हूं इस प्रश्न के अंदर। बस आपको वीडियो शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है और पूरा देखते रहना है। त्रिपक्षीय संघर्ष, कनौज की जो लड़ाई, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आता है आपकी परीक्षा के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ये आप पूरी देखें और कम से कम 2-3 अगर बार देख ली और पीडीएफ लेकर अच्छे से पढ़ ली तो आप नंबर बहुत अच्छे बनेंगे। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का राजनीतिक परिदृश्य 8वीं से 12वीं सदी अत्यंत गतिशील और संघर्ष रहा था। इस काल में उत्तर एवं दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने साम्राज्य विस्तार, धर्म, कला, साहित्य, व्यापार और स्थापत्य के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष, कनौज संघर्ष सत्ता प्रतिष्ठा एवं सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। वहीं दक्षिण भारत में चालुक्य, चोल और परमार वंशों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति के स्वर्णिम अध्याय लिखे थे। फिर आता है भाग प्रथम, त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कनौज की लड़ाई। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का अर्थ, त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 9वीं शताब्दी में कनौज को प्राप्त करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के मध्य लड़े गए थे। दीर्घकालीन युद्धों को कहा जाता है और ये संघर्ष मुख्यतः साम्राज्य विस्तार, प्रतिष्ठा और उत्तरी भारत व व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे? तो पहला था कनौज का सामरिक महत्व है, जिसके अंदर गंगा घाटी के क्षेत्र में होने के कारण संपूर्ण उत्तर भारत पर नियंत्रण रहना। दूसरा व्यापारिक लाभ, काफिला मार्ग, पंजाब, गुजरात, बंगाल व्यापार पर प्रभुत्व है। तीसरा धार्मिक प्रतिष्ठा, कनौज भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र था और शासकों की श्रेष्ठता का प्रतीक भी था। फिर चौथा है राजनीतिक महत्वाकांक्षा, यानी एकाधिकार साम्राज्य प्रणाली स्थापित करने की इच्छा होना। फिर आते तीनों शक्तियां, शक्ति शासक उद्देश्य, तो गुर्जी प्रतिहार पश्चिम के अंदर, नागबढ़ सेकेंड, मिहिर भोज और कनौज जीतकर उत्तर भारत में प्रभुत्व बनाना। पाल वंश पूर्व में था, धर्मपाल, देवपाल कश्मीर से बंगाल तक साम्राज्य निर्माण करना चाहता था। तीसरा राष्ट्रकूट वंश, ध्रुव, गोविंद तृतीय उत्तरी विस्तार एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति करना चाहता था। अब प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई इनकी उम्मीदें? तो धर्मपाल पाल वंश ने प्रारंभ में कनौज पर अधिकार किया। नागबढ़ सेकंड प्रतिहार ने धर्मपाल को पराजित कर कनौज पर कब्जा कर लिया। तीसरा राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने दोनों को पराजित किया और कनौज पर धावा बोला। चौथा बाद में प्रतिहार राजा मिहिर भोज सर्वाधिक शक्तिशाली बने और कनौज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। पांचवा संघर्ष लगभग 150 वर्षों तक चला और अंत में तीनों शक्तियां कमजोर हो गई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम हमें क्या देखने को मिले? तो उत्तर भारत का राजनीतिक विघटन हो गया, सम्राट प्रणाली के स्थान पर सामंती व्यवस्था पर तेज विस्तार हुआ, विदेशी आक्रमण के लिए मार्ग प्रशस्त, 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमण देखने को मिलते हैं। आर्थिक संसाधनों का क्षय हो गया क्योंकि आपस में लड़ाई हो गई, व्यापार का पतन हो गया। फिर भी साहित्य, मंदिर निर्माण और धर्म संरक्षण जारी रहा था। बात करते हैं समालोचनात्मक मूल्यांकन की। तो त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारत को एक सशक्त राष्ट्रीय साम्राज्य से वंचित कर दिया। जिस क्षण तीनों शक्तियां मिलकर बाहरी आक्रमणों के प्रतिरोध में एकत्रित हो सकती थी, उसी समय उनका पारस्परिक संघर्ष उत्तर भारत को लगातार कमजोर करता रहा। ये कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठा की युद्ध नीति ने राष्ट्रीय सुरक्षा की अपेक्षा की जाती मानी जाती है। फिर दूसरा आता है भाग 2, चालुक्य, चोल और परमाणु का राजनीतिक सांस्कृतिक योगदान। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे चालुक्य वंश की। चालुक्य भारत के दक्षिण पश्चिम का मान राजवंश था, जिसने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक राजनीति व संस्कृति को प्रभावित किया। राजनीतिक योगदान, मजबूत साम्राज्य प्रशासन, केंद्रीय, प्रादेशिक, जिलावार शासन व्यवस्था, विजयनगर, कोंकण, कर्नाटक से लेकर मालवा तक विजय अभियान किया। नौ सैनिक शक्ति का विकास हुआ। प्रतिहार और पल्लवों के खिलाफ असफल सैन्य मोर्चे देखने को मिले। सांस्कृतिक क्षेत्र की योगदान की बात करें तो क्षेत्र स्थापत्य, बादामी ऐहोल, पदमकट के मंदिर, द्रविड़ नागर शैली का मिश्रण, कला, मूर्तियों में यथार्थवाद, नरसिंह अवतार, शिव प्रतिमाएं, धर्म, शैव वैष्णव के साथ जैन धर्म संरक्षण होना, साहित्य, संस्कृत और प्राकृत भाषा का संरक्षण, कवि रविकरण। फिर आता है यूनेस्को विश्व धरोहर पद्मकल समूह सामो की विशेष प्रमुख ले, इसलिए इन्हें दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण शक्ति भी कहा जाता है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर की देन देखने को मिलती है हमें।
फिर आता है चोल वंश। भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य स्वर्ण युग माना जाता है, विशेषकर राजराज चोल एवं राजेंद्र चोल के समय। फिर आता है राजनीतिक योगदान। तो दक्षिण भारत से बंगाल की खाड़ी तक विशाल साम्राज्य, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नौसेना का निर्माण, श्रीलंका, मालदीव व जुमांतर तक विजय होना, लोकतांत्रिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था, उर सभाएं नगरम। फिर चौथा है सिंचाई नहर व्यवस्था व जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप इसके अंदर देखने को मिलता है। सांस्कृतिक योगदान, तो क्षेत्र योगदान, स्थापत्य बृहदेश्वर तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम, विशाल शिखर, ग्रेनाइट प्रयोग, मूर्तिकला कांस्य नटराज प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध, साहित्य तमिल भाषा का उत्कर्ष, नायक और भक्ति रचनाओं को बढ़ावा देना देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारिक संबंध हमें मिलता है। चोल साम्राज्य भारतीय वैभव का सर्वोच्च शिखर था। राजनीति, नौसेना, स्थापत्य और अर्थव्यवस्था में अद्वितीय हमें देखने को मिलता है। फिर आता है परमार वंश। परमार वंश, परमाणु ने विशेषकर धार, मालवा को शिक्षा और साहित्य का केंद्र बनाया। राजनीतिक योगदान की अगर बात करें तो इसके अंदर राजा भोज सर्वश्रेष्ठ परमार शासक, विशाल राज की पुनर्जागरण था। प्रतिहारों, चालुक्यों और तुर्कों ने संघर्ष के बावजूद क्षत्रिय साम्राज्य को मजबूत रखा। प्रशासन में धर्म, नीति और न्याय पर आधारित शासन किया था। सांस्कृतिक योगदान, क्षेत्र विद्या, राजा भोज द्वारा 84 विद्वानों का संरक्षण करना। स्थापत्य, भोजपुर शिव मंदिर, सरस्वती कंठाभरण मंदिर। साहित्य, भोज ने स्वयं सम रांगण सूत्रधार, राज मार्तंड आयुर्वेद सार की रचना की थी। शिक्षा की बात करें तो धार को भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। समाज, संस्कृत, गणित, ज्योतिष, वास्तु, दर्शन के प्रोत्साहक माने जाते हैं। परमाणु ने संस्कृति को राजनीति का आधार बनाया, जो भारतीय सभ्यता की सर्वोत्तम परंपरा मानी जाती है। अब बात देखते हैं समालोचनात्मक मूल्यांकन। एक तरफ पक्ष है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। तो राजनीति, प्रादेशिक साम्राज्य एवं साम्राज्य संरचना मजबूत है, और जबकि युद्धों में राष्ट्रीय एकता। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको निष्कर्ष पढ़ा देता हूं अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपक्षीय संघर्ष ने उत्तर भारत में राजनीतिक एकता को कमजोर किया, जबकि उसी काल में दक्षिण भारत सांस्कृतिक वैभव और प्रशासनिक उत्कृष्टता के केंद्र पर पहुंच गया था। चालुक्य, चोल और परमाणु ने न केवल दक्षिण भारत बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास को राजनीति, कला, स्थापत्य, समुद्री व्यापार, मंदिर वास्तुकला और साहित्य की दृष्टि से विश्व गौरव प्रदान किया था। इतिहास सिद्ध करता है कि जहां सत्ता संघर्ष ने उत्तरी भारत को विघटन की ओर धकेला, वहीं दक्षिण के इन राजवंशों ने भारतीय सभ्यता को स्वर्णिम ऊंचाइयां प्रदान की थी। इसी कारण ये काल भारतीय इतिहास में संघर्ष और सांस्कृतिक उत्कर्ष दोनों का समकालीन युग कहलाता है। ये था आपके लिए 13वां क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका है कुषाण वंश का। कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत कनिष्क के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक योगदान का विस्तृत वर्णन कीजिए। बहुत ही मूल्यांकन। तो कुषाण साम्राज्य लगभग ईसा पूर्व 30 ईस्वी 375 भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास में से एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इस साम्राज्य के उत्कर्ष काल में कनिष्क 127 से 150 ईस्वी तक शासन रहा, जिन्होंने न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नीचे इसके पहलू का विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है। सबसे पहले आता है राजनीतिक योगदान। साम्राज्य का विस्तार, कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य का क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ाया। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य एशिया, पंजाब तक विस्तृत था। इस विस्तार से साम्राज्य ने व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा दिया। दूसरा है विदेश नीति। कनिष्क ने शांति और सहयोग की नीति अपनाई, विशेषकर चीन और रोम के साथ। व्यापार मार्गों के नियंत्रण में आर्थिक शक्ति और साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। फिर सैनिक और सुरक्षा, तो उन्होंने सुव्यवस्थित सेना बनाई, सीमाओं की रक्षा के लिए किले और चौकियां स्थापित की। मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में उनकी सैन्य सफलता से साम्राज्य सुरक्षित रहा। फिर दूसरा है प्रशासनिक योगदान। तो केंद्रीकृत प्रशासन, कनिष्क ने शक्तिशाली और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किए, प्रांतों का विभाजन और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। दूसरा कर प्रणाली और अर्थव्यवस्था, सुव्यवस्थित कर प्रणाली लागू की गई, जिससे राज्य को स्थिर आय मिली। व्यापार और कृषि पर कर लगाया, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। तीसरा संचार एवं यातायात, तो साम्राज्य में सड़क नेटवर्क और पुलों का निर्माण किया गया। इसने व्यापार और सेना की त्वरित गतिशीलता को सुनिश्चित किया। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक योगदान। तो पहला है धार्मिक सहिष्णुता। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, विशेषकर महायान बौद्ध धर्म। उन्होंने बौद्ध मठों, स्तूपों, मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके साथ ही अन्य धर्मों, हिंदू धर्म, जैन धर्म, जरस्त्रुत धर्म और ग्रीको रोमन धर्मों को भी सम्मान मिला था। दूसरा है कला और मूर्तिकला। कला और मूर्तिकला के अंदर बात करें तो गांधार कला का विकास हुआ, जो ग्रीक और भारतीय इतिहास का मिश्रण थी।
बौद्ध प्रतिमाएं और स्तूपों की मूर्तिकला इस समय अत्यंत उन्नति, उनके समय की मुद्राएं, कॉइन्स आर्थिक और धार्मिक जानकारी का स्रोत माने जाते हैं। तीसरा है साहित्य और संस्कृति। बौद्ध धर्म का संकलन और प्रसार हुआ, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग मिला, विशेष रूप से बौद्ध विश्वविद्यालय जैसे धर्मराजी का स्तूप के निकट में देखने को मिलती है। फिर आता है मूल्यांकन और समालोचना। तो इसका एक पॉजिटिव पहलू है, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से कुशल और दूरदर्शी शासक थे, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान, धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के संरक्षण में भारतीय धर्म और संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली। फिर आता है इसका निष्कर्ष। तो कनिष्क का शासनकाल कुषाण साम्राज्य के इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके राजनीतिक कुशलता, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक समन्वय में न केवल साम्राज्य को समृद्ध किया बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप को वैश्विक व्यापार, कला और संस्कृति के केंद्र में रूप से उपस्थित किया था। उनका योगदान आज भी गांधार कला, बौद्ध धर्म, सिल्क रोड व्यापार के माध्यम से याद किया जाता है। ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण बड़े वाले क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण छोटे वाले क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके हर परीक्षा के अंदर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पूछे गए, पीवाईक्यू आधारित है और आपके 2025-26 के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लगभग यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो साहित्यिक, पुरातात्विक, अभिलेखीय, मुद्रा शास्त्रीय एवं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत मुख्य स्रोत है। ये प्राचीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेदों कौन कौन से हैं? वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वैदिक धर्म, समाज और संस्कृति की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख नगर व्यवस्था लिखिए। तो सुव्यवस्थित सड़कें, वर्गाकार मकान, जल निकासी प्रणाली, कूड़ा निस्तारण, अनाज भंडार, स्नानागार, इसकी प्रमुख विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। फिर आता चौथा, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण बताइए। एक तो सरल सिद्धांत है, अहिंसा, जाति भेद का विरोध है, और पाली भाषा, संघ व्यवस्था और शासकों का संरक्षण शॉर्ट रूप के अंदर देखे तो। फिर है जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैन नैतिक जीवन के मूल सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। फिर छठा क्वेश्चन है, जैन मगध के उदय के प्रमुख कारण बताइए। तो उपजाऊ भूमि, लौह संसाधन, नर्मदा गंगा बेसिन की निकटता, कुशल शासक और मजबूत होना सेना। सातवां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी है? नंद वंश का अंत करना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना, सिकंदर के उत्तराधिकारियों पर विजय और केंद्रीकृत प्रशासन करना, ये इसकी क्या थी? उपलब्धियां थी। फिर आता है आठवां क्वेश्चन, अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? अहिंसा, करुणा, सत्य, धार्मिक सहिष्णुता, माता पिता और गुरु के प्रति सम्मान करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो 9वां क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो केंद्रीकृत शासन, विशाल नौकरशाही, प्रांतीय विभाजन, दंड व्यवस्था, जासूसी तंत्र। 10वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। तो विशाल साम्राज्य का बोझ, कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट, बाहरी आक्रमण। 11वां क्वेश्चन, सातवाहन वंश के प्रमुख शासन कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुलुमावी, सातवाहन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक देखने को मिलते हैं। 12वां प्रश्न है, कनिष्क का प्रमुख योगदान लिखिए। बौद्ध धर्म का संरक्षण, चौथी बौद्ध संगति, शक संवत का प्रचलन, गांधार कला का विकास। संगम साहित्य क्या है? तो तमिल भाषा का प्रारंभिक साहित्य जिसमें दक्षिण भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और वीर नार परंपरा का वर्णन मिलता है। 14वां क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में व्यापार की स्थिति लिखिए। तो अंतर्देशीय और समुद्री व्यापार दोनों उन्नत थे। रोमन साम्राज्य से व्यापार चरम पर था। क्या था? चरम पर था। फिर जो 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुषाण कला की विशेषताएं बताइए। भारतीय मूर्ति कला, यूनानी भारतीय शैली का मिश्रण, बुद्ध की मानव रूप से प्रतिमाएं इसके अंदर देखने को मिलती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। 17 समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? उसने निरंतर सैन्य अभियानों से कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और व्यापक साम्राज्य बनाया था। 18 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां लिखिए। शक विजय, उन्नत प्रशासन, कला साहित्य का उत्कर्ष और उज्जैन को राजधानी बनाना इसका उपलब्धि थी। 19 नंबर, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल विज्ञान, व्यापार और प्रशासन में अभूतपूर्व प्रगति होना इसकी प्रमुख स्वर्ण युग है। गुप्त काल में विज्ञान और गणित का विकास उदाहरण सहित लिखिए। तो आर्यभट्ट ने 10वां प्रणाली, पाइका, औषधि ज्ञान और शल्य चिकित्सा प्रशिक्षित देखने को मिलती है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के धार्मिक जीवन का वर्णन करो। तो प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव भक्त, बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित, नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर,
त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य हुआ? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। कनौज पर अधिकार के लिए संघर्ष हुआ था जो कि 150 साल तक चला था। फिर आता है चोल साम्राज्य पर नौसेना के लिए प्रसिद्ध क्यों थे? चोल साम्राज्य नौसेना के लिए प्रसिद्ध क्यों था? तो दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री व्यापार और सैन्य अभियानों के लिए शक्तिशाली नौसेना स्थापित की थी। राजपूत राज्यों के विघटन के कारण बताओ? तो आपसी संघर्ष, सामंती व्यवस्था, उत्तराधिकारी विवाद, विदेशी आक्रमण। राष्ट्रकूटों की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए? तो कैलाश मंदिर एलोरा, कन्नड़ साहित्य का विकास और संगीत संरक्षण। मनुस्मृति क्या है? प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रंथ जिसमें सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था का वर्णन मिलता है, मनुस्मृति है। महाजनपद किसे कहते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उभरी 16 शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। वजी सभ्य क्या थी या वजी संघ? ये वजी संघ क्या था? तो वैदिक युग की सबसे सशक्त जनजातीय सभा जो शासन निर्णय में भाग लेती है वो थी वजी संघ। बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी थी? एक थी हीनयान और एक थी महायान। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इसका संस्थापक माना जाता है। तो ये था आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों एक इतिहास की महामैराथन क्लास जो कि आपकी परीक्षा के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और मैंने इसके माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दिया। अगर आप इसको देख कर जाते हो अच्छे से 1 से 2 बार तो आपकी परीक्षा के अंदर यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मेरा वादा है आपसे, अगर इसको आपसे अच्छे से देख लिया और इसकी पीडीएफ लेकर अगर आपने पढ़ ली, इतिहास के अंदर आपसे अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। और नेक्स्ट क्लासेज आपकी चाहे भूगोल की, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य या आपके और भी कोई विषय हैं तो उन सब की क्लास आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो आप अपने दोस्तों को ये क्लासेज शेयर करें जरूर, और इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। चाहे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए थर्ड सेमेस्टर, बीए सेकंड सेमेस्टर के सारे वीडियो लगे हुए हैं। हर क्लासेज आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और अपने दोस्तों को यहाँ से ज़्यादा जोड़ना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि आपको एक महामैराथन क्लास जो कि लगभग 1 घंटे के अंदर हमने कवर कर लिया पूरा, आपको कैसी लगी। हमें आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी प्रेरणा मिलती है और नेक्स्ट वीडियो और बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हर परिणाम या हर आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए सही साबित हो सके।